नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, आज इस सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बाइलिंगुअल सीरीज है, आप जानते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, बस मॉक टेस्ट पेपर के जो प्रश्न है वो नए हो जाएंगे, पैटर्न वही रहेगा। 50 प्रश्न जो है वो जीएस के रहेंगे और 50 हिंदी भाषा के रहेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पेड कोर्सेज अगर ज्वाइन करना हो तो ये नंबर है स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है @study for civil services, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप हमेशा फायदे में रहेंगे। देखिए, ये चैनल का लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है वेबसाइट है, आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं और इसमें भी हिस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है। देखिए, पूछा गया है कि फ्रॉम विच द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, मतलब कौन सा इसमें से हड़प्पाकालीन स्थल है जहां पर कुत्ते को मानव के साथ नीचे दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और उसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो नीचे 4 विकल्प मौजूद हैं, 2 अलग अलग हड़प्पा के स्थानों के नाम दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, यानी रोपड़ और कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा रोपड़ और कालीबंगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि किस वेद में, 4 वेद हैं आप जानते हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे जो नवीनतम है वो अथर्ववेद है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस वेद में ध्रुपद राग का वर्णन मिलता है। और दूसरे हिस्से में प्रश्न के कहा गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जहाँ पर गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो वेदों में साम वेद नाम का वेद है, उसमें भारतीय संगीत की बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, या ये कह सकते हैं कि भारतीय संगीत जो शास्त्रीय संगीत है उसका जन्म सामवेद से ही हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी राग हैं या आलाप हैं वो सब कहाँ से निकल कर आए हैं, वो सामवेद से निकले हैं। अतः इसमें जो ऑप्शन है सामवेद वाला सही होगा, मतलब सामवेद और अथर्ववेद, ये जो विकल्प है ये करेक्ट है। सामवेद जो है उसमें करीब 1810 रागों का संग्रह है, और इसमें जो राग ध्रुपद है जिसका यहाँ उल्लेख किया गया था वह इसमें वर्णित भी है, और तानसेन के द्वारा इसे बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से गाया जाता था, मतलब उनका प्रिय राग था और वो बार बार इसका उपयोग करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि वातापी कोंडा, इसकी उपाधि किसको दी जाती है और किसने भगवान सोमनाथ के लिए, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसकी बात की जा रही है, तो भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी और एक मुफ्त भोजनालय का मतलब क्या, ये लंगर टाइप की चीज़ थी, सत्तारा, उसको स्थापित किया था। यहाँ राजा का नाम दिया है पुलकेशिन द्वितीय और वत्स राजा, विक्रमादित्य प्रथम और त्रिलोचन पाल। इसके अलावा पुलकेशिन प्रथम और कीर्ति राजा, और कीर्तिवर्मन और विजयादित्य। ये जो राजाओं का जोड़ा दिया है इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। भगवान सोमनाथ यानी ये महादेव का मंदिर है, गुजरात में है। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय और वत्स राजा। जो वातापी कोंडा की उपाधि है वो किसके पास है, पुलकेशिन द्वितीय के पास है, और ये जो मुफ्त भोजनालय सत्तारा की स्थापना करवाने वाला काम था ये वत्स राजा के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4थे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से करीब 1300 संस्कृत की पांडुलिपियां होती है, यानी स्क्रिप्ट होती है, उसको इकट्ठा किया और उसका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। वैसे तो ग्रंथों को तोड़ा फोड़ा और जलाया जाता था, फाड़ डाला जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, उसका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया गया। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बताना है। नसरुद्दीन मोहम्मद है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। इसमें से कौन सा सुल्तान था बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी सी वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मराठों ने सालसेट और बेसिन पर कब कब्जा किया, ये आपको बताना है, मतलब तारीख बतानी है। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डचों ने अपना कारखाना नहीं खोला था, ये भी आपको साथ में बताना है। तो इसमें से कौन सा होगा। इसका हो जाएगा 1739 ये वाला, और साथ में होगा सेरामपुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वें प्रश्न को देखिए। नैगदा विद्रोह से प्रभावित राज्यों के नाम बताइए। ये पहला आपका हिस्सा है प्रश्न का। दूसरे में कहा गया है कि खारवाड़ विद्रोह से प्रभावित राज्यों के नाम बताइए। जो जोड़ा दिया है उसमें कहा गया है कि बिहार और छत्तीसगढ़ तथा पंजाब, यानी नैगदा विद्रोह से प्रभावित जो राज्य थे वो बिहार और छत्तीसगढ़ थे, जबकि खारवाड़ से प्रभावित राज्य जो था वो पंजाब था। ऐसे करके दिया हुआ है, और इसी प्रकार से नीचे 3 विकल्प और हैं। इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है आपको, देख लीजिए। तो इसमें जो मध्य प्रदेश वाला विकल्प है वही सही है। मध्य प्रदेश और गुजरात ये दोनों जो थे ये नैगदा से प्रभावित थे, जबकि खारवाड़ जो विद्रोह था इससे प्रभावित होने वाला राज्य था बिहार।
इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, इससे संबंधित गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है और निजाम तथा मराठों के बीच में जो खुर्दा की लड़ाई है वो कब लड़ी जाती है, ये आपको बताना है। दो चीज़ें हैं, मतलब पहले में गवर्नर जनरल और दूसरे में जो लड़ाई की डेट है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो कौन सा होगा बताइए। इसमें देखिए जो कार्नवालिस वाला ऑप्शन है वो सही है, लॉर्ड कार्नवालिस ये स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है और जो डेट है वो 1795 की है। उस समय ये लड़ाई निजाम तथा मराठों के बीच में लड़ी जाती है। निजाम जो थे ये मराठों के साथ शत्रुता रखते थे और बहुत ज़्यादा डरते भी थे और इसी के चलते ये अंग्रेज़ों का सहयोग मांगते हैं, अंग्रेज़ों से सहयोग लेते हैं और उनके पक्ष में हो जाते हैं। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसकी बात की गई है। कहा गया कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इसको लागू किया गया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था, मतलब कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में आता है और कब लागू किया जाता है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से होगा डलहौजी वाला और ये डेट थी 1856 की, मतलब 1856। और यह जो अधिनियम था इसके चलते जो भारतीय समाज था, मतलब पारंपरिक जो यहाँ के धर्मानुयायी तो कहना सही नहीं रहेगा, ये पाखंडी लोग थे, तो ये अंग्रेज़ों से नाराज़ हो जाते हैं कि ये हमारे धार्मिक और जो सामाजिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि यह जो अधिनियम था ये विधवाओं के कल्याण के लिए था। यहाँ पर अंग्रेज़ों का अपना कुछ हित नहीं था, लेकिन इससे जो भारतीय जनता थी उसमें एक खास वर्ग में असंतोष पैदा होता है, जो कि 1857 की क्रांति की नींव डालने में मदद करता है। हालांकि कारण और भी रहते हैं। इसके बाद आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। ये जग जाहिर बात है। और यह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो डेट और स्थान दोनों आपको बतानी है। अब डेट नहीं बतानी है बल्कि अधिवेशन का जो नंबर है वो बताना है, ये यहाँ पूछा है, देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से हो जाएगा 23वां, ये 23वें नंबर का अधिवेशन था और ये सूरत में होता है, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद अगला 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और कहाँ की थी, ये आपको बताना है। ये जो तत्वबोधिनी सभा है ये कब और कहाँ स्थापित होती है, देख लीजिए 1839 और कलकत्ता, 1836 और ढाका, 1836 और कलकत्ता या 1834 और ढाका। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी 1839 और कलकत्ता। यानी स्थापना होती है कब, 1839 में, और जगह जो रहती है वो कलकत्ता है। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये कहाँ पर स्थित है। ये जो इंस्टीट्यूट है किस चीज़ का ये संस्थान है, तो ये फॉरेस्ट जेनेटिक्स का संस्थान है और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्री ब्रीडिंग है वो भी होती है। जो डेट है वो दी हुई है 1985 और जोरहाट है, 1982 और कोयम्बटूर है। इसके बाद इसी प्रकार से भोपाल और देहरादून के साथ तारीखें दी हुई हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो कोयम्बटूर वाला हो जाएगा, यानी ये तारीख है 1982 की और स्थान होगा कोयम्बटूर। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। अलग अलग दर्रों का अपना महत्व है, तो यहाँ उस पास का नाम आपको बताना है जो कि मनाली को लेह सड़क से जोड़ता है, मतलब सड़क मार्ग से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। पालघाट, भोरघाट ये आपने सुना होगा, तो ये जो भोरघाट नाम का दर्रा है ये किस राज्य में है बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है, पहले तो दर्रे का नाम है रोहतांग महाराष्ट्र, नाथुला केरल, माना दर्रा उत्तराखंड, दीफू दर्रा मध्य प्रदेश। तो नीचे वाले दोनों तो बेकार हो जाते हैं क्योंकि ये साउथ इंडियन दर्रा है जो भोरघाट नाम का दर्रा है। तो यहाँ नीचे वाला जो सी और डी है वो तो होगा नहीं, ए और बी में से कौन सा होगा ये बताइए। इसमें से जो करेक्ट है वो आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा और महाराष्ट्र। ये जो मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है ये असल में कौन सा है, रोहतांग है। अब आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है और भोरघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि उत्तर मध्य रेलवे जोन और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन इन दोनों के मुख्यालयों का नाम बताइए। अगर आपने रेलवे भर्ती वाली जो परीक्षाएं हैं उनको कभी दिया होगा तो उसमें रेलवे भर्ती बोर्डों के जो मुख्यालय हैं उन्हें रटना पड़ता है, मतलब जीएस के क्वेश्चन में ये भी याद किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपको मुख्यालयों के नाम बताने हैं, तो देख लीजिए झांसी और भोपाल, गोरखपुर और जबलपुर, प्रयागराज और जयपुर या आगरा और बिलासपुर। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा प्रयागराज और जयपुर। अर्थात जो उत्तर मध्य रेलवे जोन है उसका मुख्यालय है प्रयागराज और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए,
इसमें कहा गया है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण इसका गठन कब किया गया था, और डैबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है, यानी पहले कब और उसके बाद कहाँ। तो डेट बतानी है, स्थान बताना है। देख लीजिए, 1 मार्च 1897 पोर्ट ब्लेयर, 1 अगस्त 1992 गोवा, 1 मई 1996 पोर्ट ब्लेयर, या 1 अप्रैल 1995 गोवा। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 1995 और गोवा। स्थान जो है ये गोवा है और डेट है 1 अप्रैल 1995। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बगलिहार परियोजना और मैथान परियोजना ये किन अलग अलग नदियों पर स्थापित की गई हैं? दोनों नदियों के नाम यहाँ जोड़े में दिए हुए हैं, जो सही पेयर हो वो आपको चुनना है। देख लीजिए, बगलिहार किस नदी पर है और मैथान किस नदी पर है। तो देखिए, जो बगलिहार है ये चिनाब पर है और मैथान जो है ये दामोदर पर है। तो यहाँ नदियों का जो जोड़ा है वो ए वाला सही है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पर स्थित है। अब विश्व भूगोल की ओर हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पर स्थित है और एंडीज पर्वत श्रेणी ये किस कॉन्टिनेंट में है, यानी किस महाद्वीप में है। 2 चीज़ें आपको इसमें बतानी। तो आप जानते हैं कि जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये कहाँ पर है, ये जर्मनी में है, और जर्मनी में है तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये कहाँ पर होगी, ये साउथ अमेरिका में होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ब्लैकवुड घाटी यानी ब्लैकवुड वैली जो है और इसके अतिरिक्त पो वैली, पो एक नदी का नाम है तो उसके द्वारा बनाई गई ये वैली है, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? अलग अलग स्थान है। तो यहाँ दोनों जोड़े के रूप में दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रांस और ब्राज़ील है, इसके अलावा स्पेन और पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और इटली है, कनाडा और पेरू है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इटली, यानी ब्लैकवुड जो है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, और पो घाटी जो है वो इटली में है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पॉलिटी आ गया, और इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी आपको भाग का नाम बताना है, यहाँ अनुच्छेद नहीं बल्कि जो पार्ट है वो पूछ लिया है। तो देख लीजिए, 2 पेयर मतलब 2-2 के पेयर में ये मौजूद है। तो इसका हो जाएगा भाग 5 और भाग 11। यहाँ पर जो भागों का नाम दिया है उसमें ये भाग यहाँ पर 5 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, अर्थात पहला वाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट। इसके बाद 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य के महाधिवक्ता इससे संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है और राज्य के महाधिवक्ता इनसे संबंधित यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जिन्हें कहा जाता है उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया है 158 है, 163 है, 156 है, 166 है। इसमें से जो 4 विकल्प है उन्हें आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 155 और 165, और ये विकल्प कौन सा है? ये सी वाला है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो 155 और राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित जो प्रावधान है वो 165 में वर्गीकृत है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर समवर्ती सूची और परमाधिकार रिट के प्रावधानों को किन देशों के संविधान से लिया गया है। मतलब 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें मालूम है कि हमारा जो संविधान है वो महान विस्तृत संविधान कहा जाता है। इसमें अलग अलग राष्ट्रों की जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वहाँ से प्रेरणा ली गई है, वहाँ से कुछ न कुछ लिया गया है उधार के तौर पे, और उधार नहीं है बल्कि प्रेरित होकर लिया गया है कि वहाँ की चीज़ें ये वाली अच्छी हैं तो इन्हें हम शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से आया है और परमाधिकार वाली जो रिट होती है वो कहाँ से आई है। देख लीजिए, तो देखिए इसमें जो विकल्प है उसका डी वाला करेक्ट होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई है, जबकि परमाधिकार रिट जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जब हमारा संविधान बना 1950 में ये लागू हुआ, यानी बनने का जो समय था वो बहुत पहले का नहीं है। इससे पहले बहुत सारे देशों के संविधान बन भी गए थे और वो उस संविधान पर चल भी रहे थे। तो हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ था, और सीखने का तरीका यही होता है कि आप जितने भी आपके वरिष्ठ हैं उनसे कुछ न कुछ ले लीजिए या उससे प्रेरणा लीजिए। तो यहाँ पर भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपने वरिष्ठों से, यानी जो पहले के बने हुए संविधान थे, उनसे कुछ न कुछ सीखा, कुछ लिया और उस ली हुई चीज़ को अपने हिसाब से ढाला। ये नहीं कि जैसी थी वैसे ही पकड़ लिया, उसे अपने देश की परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित किया और फिर संविधान में शामिल किया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। रावी तथा व्यास ये नदियाँ हैं, आप जानते हैं। जल विवाद न्यायाधिकरण ये कब गठित किया गया था? मतलब इन दोनों नदियों के ऊपर जो वाटर डिस्प्यूट वाला मामला चल रहा है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन कब होता है?
और इसमें जो जुड़े हुए राज्य हैं उनका नाम आपको बताना है। 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहले तो ये बताना है कि कब स्थापित होता है ये ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स क्यों स्थापित किए जाते हैं। आप जानते हैं न्यायालय जो अदालतें होती हैं, चाहे वो सर्वोच्च अदालत हो या जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, वहाँ पे मुकदमों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, फाइलों का ऊंचा ढेर होता है और उसमें ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये दब जाती हैं, मुकदमे लंबित हो जाते हैं और समय लग जाता है। और ये जो तत्कालीन व्यवस्था चल रही है, सिस्टम चल रहा है, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अदालतों का बोझ कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे कि एनजीटी को आप देखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं ये अपने लोकल लेवल पर सुनवाई करते हैं और यहीं पर मामले को सुलझा देते हैं और इससे जो अदालतों का बोझ है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक ट्रिब्यूनल है। नीचे डेट दी हुई है और राज्यों का नाम दिया है, इन्हें देख लीजिए। तो इसकी जो तारीख होगी वो 1986 होगी, यानी 1986, और 1986 होगा तो ये वाला विकल्प सही है, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनके बीच में जो ये राज्य का विवाद है, अंतर्राज्यीय विवाद है, ये चल रहा है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। भारत के कौन से राज्य बीन्स और काजू के लिए उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, यानी बीन्स के प्रोडक्शन में और इसके अलावा जो काजू नट होता है उसके प्रोडक्शन में? गुजरात और महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट होगा, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। जो बीन्स का उत्पादन है वो गुजरात में अच्छा होता है, जबकि काजू के मामले में इस समय महाराष्ट्र पहले स्थान पर। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। ज्वार और मक्का, इनके उत्पादन के लिए, ये ज्वार है जिसको कि ज्वार भी कहा जाता है, ये बर्ली नहीं है, वो जौ होता है, ठीक है। तो ज्वार और मक्का के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो उसमें दूसरे नंबर पर कौन है? 2 अलग अलग देशों के यहाँ जोड़े दिए, जैसे इंडोनेशिया और फिलीपींस है, वियतनाम यूएसए है, नाइजीरिया चीन है, चीन और यूएसए है। इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए। तो 23 का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से नाइजीरिया और चीन होगा। मतलब क्या है कि ज्वार के उत्पादन में नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है और मक्का के उत्पादन में चीन दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मक्के के उत्पादन में कौन है, जरा बताइएगा। इसके बाद 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर, कौन सा जो टैक्स है वो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये आपको बताना है। ये तो पहला प्रश्न है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में नहीं आता है। अब नीचे दिया हुआ है आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद कस्टम ड्यूटी और वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स एंड यूनियन सेल्स टैक्स। इसके बाद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। अब इसमें से जो 4 विकल्प हैं कौन सा आप चुनिएगा, देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा बी वाला, यानी जो सीमा शुल्क और संपत्ति कर होता है ये वाला इसमें सही जोड़ा होगा, मतलब कस्टम ड्यूटी और वेल्थ टैक्स। आगे चलते हैं। 25 को देखिए। यहाँ भी इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है। कहा गया है कि शेयर के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर को क्या कहा जाता है, और शेयर के मूल्यों को प्रति शेयर अर्जित आय के भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। 2 अलग अलग हिस्से पूछे गए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है स्टैग और स्वेट शेयर, इसके अलावा बिग बुल और पीई अनुपात, इसके अलावा डीमैट शेयर और स्वेट शेयर, स्प्रेड और पीई अनुपात, मतलब पीई रेशियो। तो इसमें से कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए, इन विकल्पों में से कौन सा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा स्प्रेड और पीई अनुपात, मतलब स्प्रेड वाला जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं लास्ट वाला डी वाला, ये इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि जो 24 नंबर का है इसमें आप देख लीजिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें संपत्ति कर आता है, और केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें सीमा शुल्क आता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो पेयर में तो देख ही रहे हैं वही चीज़ दी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। थोक मूल्य सूचकांक, यानी जो यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में कहा गया है कि इसका प्रयोग कब से किया जा रहा है। दूसरी चीज़, A.W. फिलिप्स ने फिलिप्स वक्र, यानी जो फिलिप्स कर्व है इसको विकसित किया था, और ये जो व्यक्ति है इनका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। तो यहाँ एक तरफ डेट दी है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा। इसमें से हो जाएगा 1939। ये जो थोक मूल्य सूचकांक है जिसको कि आप WPI कहते हैं, तो इसकी जो डेट है ये कौन सी है, 1939 है, और इनका जो जगह है मतलब देश का नाम है वो न्यूजीलैंड है, फिलिप्स का। इसके बाद 27 को देखिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी जो टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है उसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है। उसके साथ साथ ये पूछा गया है कि
उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिलता है? यानी दोनों तारीखें आपको बतानी है। तो इसमें जो डेट होगी वो 1974 और 1998 की होगी। यानी 1974 वाला जो है उसमें पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है और वहीं पर जो पर्यटन क्षेत्र है उसको यूपी में उद्योग का दर्जा प्राप्त होता है, तो वो डेट है 1998। इतना हमने देखा। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ जो फिलिप्स वक्र है इसको किस चीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो फिलिप्स वक्र होता है ये मुद्रास्फीति की दर के साथ जो कर्व होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस पर लिखी जाती है और दूसरी जो है वो वाई एक्सिस पर लिखी जाती है। तो यहाँ मुद्रास्फीति की दर के साथ जो बेरोजगारी की दर है उसको दर्शाया जाता है, उसी के अनुपात में दर्शाया जाता है और इसी के आधार पर बनता है फिलिप्स वक्र। तो किस कर्व का संबंध इकोनॉमी में किस चीज़ से है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 28 की ओर चलते हैं। यूपी के किन जिलों को ट्रॉनिका सिटी और साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? ट्रॉनिका और साइबर, बताइए इसमें से कौन सा होगा? मेरठ लखनऊ, गाजियाबाद कानपुर, बरेली और ग्रेटर नोएडा या झांसी और प्रयागराज? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर गाजियाबाद और कानपुर। इसमें जो करेक्ट है वो गाजियाबाद और कानपुर होगा। इसके बाद 29 को देखिए। इसमें कहा गया है कि यूपी में साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर और राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, आप जानते हैं दहसाला प्रणाली, तो राजा टोडरमल के द्वारा ही उसे विकसित किया गया था अकबर के समय में, तो उन्हीं के नाम से इस सर्वे का नाम रखा गया है भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ और हरदोई, रायबरेली महोबा, लखनऊ गोरखपुर, रायबरेली आगरा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हो जाएगा लखनऊ और हरदोई। ये वाला जो ऑप्शन है लखनऊ हरदोई वाला, मतलब ए वाला, वो करेक्ट है। इसके बाद 29 के बाद 30 को देखिए। इसमें कहा गया है कि पहली गुजराती फिल्म का नाम बताइए तथा यह बताइए कि ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। गुजराती फिल्म, तो पहली जो गुजराती फिल्म थी वो थी नरसिंह मेहता, ये बहुत पॉपुलर थी और उसके अलावा इसकी जो डेट थी वो 1932 थी। समझ लीजिए आज से कितनी पहले ये बनी रही होगी, नरसिंह मेहता और 1932। इसके बाद 31 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि कोराब द्वीप समुद्री संरक्षण क्षेत्र या जो संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो कोराब द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? ये संरक्षित क्षेत्र है पहली चीज, और ये कब स्थापित होता है बताइए? तो यह जो है ये गोवा में स्थित है। यहाँ देख रहे हैं इसकी जो लोकेशन है वो गोवा है और जो इसका स्थान यहाँ पे डेट है वो 1988 की है। इसके बाद 32 को देखिए। यहाँ पर किन्नेर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य और इसके अलावा मृगावानी ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों को पूछा गया है कि ये किस राज्य में स्थित है। मतलब दोनों की जो लोकेशन है वो एक ही है, एक ही राज्य है। तो राज्य का नाम नीचे दिया हुआ है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। 32, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तेलंगाना। मतलब पहले का ये आंध्र था, लेकिन बाद में जब विभाजन होता है तो तेलंगाना अलग हो जाता है और आंध्र अलग हो जाता है, तो फिलहाल तेलंगाना। इसके बाद आगे चलते हैं। 33 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क से संबंधित जांच का नाम है। अगर मस्तिष्क की जांच करनी हो तो उस टेस्ट को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर कहा गया है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये पहला नाम है। इसके बाद कहा गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो आंकोग्राफी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें से कौन सी ग्राफी की जाएगी? तो मस्तिष्क की जो विकृतियां हैं या विकार हैं उनका पता लग जाएगा। आप देखकर बताइए। तो इसमें से जो पहला वाला विकल्प है वो सही है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। यह जो है ये मस्तिष्क संबंधी जो बारीक जांच होती है उसको करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसका उपयोग हार्ट की जांच के लिए होता है। आगे चलते हैं। 34 को देखिए। लीची का निम्न में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है? लीची आपको अच्छी लगती है तो यहाँ पर उसका कौन सा हिस्सा आप खाते हैं? बड़ी मीठी होती है। मध्य फल भित्ति खाते हैं, फल भित्ति और प्लेसेंटा खाते हैं, और मांसल एरिल खाते हैं, या रसदार इसका टेस्टा होता है वो खाते हैं। इसमें से कौन सी चीज़ आप खाते हैं? तो इसमें जो खाया जाता है वो मांसल एरिल होता है। इसका जो सी वाला है वो करेक्ट है। कोई छिलका खाता हो तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर लोग जो खाते हैं वो बीज और छिलके के बीच का गूदा होता है और उसी को कहा जाता है मांसल एरिल। इसके बाद 35 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें कहा गया है कि किस धातु के यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें जो पहला विकल्प है उसमें कहा गया है कि कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड और मैग्नीशियम। इसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम। इसमें से कौन सा होगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हो जाएगा, यानी इसका जो विकल्प है वो सी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यह जो गुणांक है ये इसको यंग मॉडुलस भी कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा किसका होता है ये आपको बताना है पहली चीज़, और उसके बाद कहा गया है कि हीरा, और उसके बाद एक खाली स्थान छोड़ा है, वो प्रॉपर्टी का नाम है, और प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना होगा जिसके कारण ये चमकता है, चमकदार दिखाई देता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? स्टील और प्रकीर्णन, टंगस्टन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ग्राफीन और प्रकीर्णन, या हीरा और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो। इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही बैठता है? तो इसका डी वाला करेक्ट है, हीरा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस है ये सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीरे का होता है, और हीरे के चमकदार दिखने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकाधिक प्रकाश को ये परावर्तित कर देता है, और इसी के चलते ये बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। कोई भी वस्तु कितनी ज़्यादा चमकीली दिखेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को वो कितना रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद आगे चलते हैं 37। यहाँ पर कहा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। मतलब यहाँ पर हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया है, और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं। व्यक्ति का नाम आपको बताना है और राज्य का नाम बताना है। तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद और असम, ज्ञानेंद्रो निबोंगम या निगोम्बम और मणिपुर। इनका नाम विचित्र है तो ये मणिपुर के हैं ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद मोहम्मद मुश्ताक अहमद और जम्मू कश्मीर, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम और त्रिपुरा। इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट होगा? तो इसमें से बी वाला सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोबम और मणिपुर। इसका जो बी वाला है वो सही। इसके बाद आगे 38 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 74वां इन्फेंट्री दिवस किस राज्य में मनाया है, किस स्टेट में मनाया है। और हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 जो मंत्रिपरिषदीय संवाद था, मतलब ये जो 2+2 डायलॉग था मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अमेरिका, ये रिसेंटली कहाँ पर हेल्ड किया गया, यानी कहाँ पर आयोजित हुआ, ये जगह आपको बतानी। देख लीजिए, पंजाब और वाशिंगटन डीसी, हरियाणा और बेंगलुरु, या मध्य प्रदेश लखनऊ, या जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली। यानी भारतीय सेना का जो 74वां इन्फेंट्री डे था वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और जो स्थान था ये 2+2 डायलॉग का वो था नई दिल्ली। इसके बाद 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में 2 स्टेटमेंट है, और इन स्टेटमेंट्स में से आपको चुनना है जो सही हो। पहले स्टेटमेंट को देखिए, इसमें कहा गया है कि हाल ही में मरियम इन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये पहला है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि प्रीति सूडान को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। 2 अलग अलग, एक खेल के क्षेत्र का है और दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र का है। तो बताइए इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी सिर्फ दूसरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला, यानी ओनली सेकंड। ये जो प्रीति सूडान वाला है ये सही है, जो पहला वाला है वो गलत है। यहाँ पे वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो खिताब जीतने वाली महिला है उनका नाम पूनम खत्री है, और ये एक पुलिस अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पर जो मरियम का नाम दिया है वो गलत है। इसके बाद 39 के बाद 40 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नाम की जो पॉलिसी है उसको लॉन्च किया है। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? SBI लाइफ इंश्योरेंस है, भारतीय एक्सा है, मैक्स लाइफ है, या ICICI जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके तौर पे देखा जाता है। इसमें से कौन सा होगा? तो ये है SBI, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, यहाँ आप देख लीजिए। देखिए यहाँ जो हिंदी भाषा में छपा हुआ प्रश्न है वो अधूरा है, यानी प्रश्न का पहला हिस्सा गायब है। तो जो इंग्लिश वाला है उसको देख लेते हैं। इंग्लिश वाले में पूरा दिया हुआ है, और ऐसा ही परीक्षा हाल में भी करिएगा जहाँ पर अंग्रेजी में कहीं माफ़ कीजिएगा हिंदी में कहीं आपको गलतफहमी होती है या लगता है कि प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। और कहीं अगर गलती की गुंजाइश पेपर में होती है तो वैसी कंडीशन में जो इंग्लिश वर्जन होता है उसी को करेक्ट माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। मतलब डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट है उसके तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है। और उसके बाद तब पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में जो जोरम मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। राज्य का नाम आपको दूसरे हिस्से में बताना है और पहले हिस्से में व्यक्ति का नाम बताना है।
तो देख लीजिए, यहाँ पर कुलमीत बाबा है और त्रिपुरा है। इसके अलावा देवदीप सेन गुप्ता और असम है। कुलमीत बाबा और मिजोरम है। इसके बाद वही नाम है देवदीप सेन गुप्ता और इसके अलावा मणिपुर। तो बताइए इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी कुलमीत बाबा और मिजोरम। कुलमीत बाबा और मिजोरम, ये वाला जो इसका आंसर है वो करेक्ट है। इसके बाद 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो के शैलजा हैं उनको सम्मानित किया गया है और यह किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ ये पूछा गया कि हाल ही में सचिन बंसल, इन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप, जिसे कि कहा जाता था नावी लैंडिंग, इसको लॉन्च किया और ये किस संस्था से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसमें दिया हुआ है तो हरियाणा है और मिंत्रा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, स्नैपडील है। तमिलनाडु है और अमेजन है। इसके अलावा केरल और फ्लिपकार्ट है। ये सब ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स है उनके नाम दिए हुए हैं और साथ में राज्यों का नाम दिया है। तो इसमें से हो जाएगा केरला और फ्लिपकार्ट। ये जो इसमें करेक्ट आंसर है वो केरल होगा और फ्लिपकार्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 43 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में कार्मेन रेनहार्ट, इनको विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। और सेकंड वाले में कहा गया है कि मी अन्नपूर्णा पहल, ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है, ऐसा दे दिया गया है। तो दो स्टेटमेंट है, इसमें से आपको जो सही हो उसका चयन करना है। देख लीजिए, इसमें से दोनों सही हो सकता है कि या कोई एक सही हो सकता है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ ए वाला है। दूसरा वाला जो है वो गलत है। पहला सही है, यानी सिर्फ पहला और ए वाले को हमने चुना। दूसरा वाला गलत क्यों है? ये जो पहल है मतलब मी अन्नपूर्णा, इसको तमिलनाडु ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ तमिलनाडु जो राज्य का नाम दिया है वो गलत है। इसके बाद 44 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है और यहाँ पर नाम दिया हुआ है PV सिंधु का, साइना नेहवाल का, ज्वाला गुट्टा का और मनु अत्री का। इसमें से आपको उस नाम को चुनना है जो कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुनी गई। तो ये कौन है? तो ये PV सिंधु है, यहाँ संदेह की गुंजाइश नहीं है, ये PV सिंधु का नाम है। इसके बाद 45 को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि SK गुप्ता और KM प्रसाद, इनको CBDT, इनका नया सदस्य नियुक्त किया गया है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। देख लीजिए, दोनों सही है, दोनों में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए हमने इसमें C को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होती है। देखिए 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि यदि प्रेसिडेंट, इसको कूट भाषा में लिखा जाए तो ये हो जाएगा TDQQJUMDE, इस रूप में लिखा जाएगा। और उसी कूट भाषा में अगर मतलब उसी तौर तरीके से अगर इंस्पेक्टर को चेंज करना हो तो उसे कैसे लिखा जाएगा। और नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो कूट भाषा वाले में 2 मेथड प्रायः हम यूज़ करते हैं, या तो P की जगह पे T, इस तरह से जो जगह के स्थान पे जगह वाला, मतलब P के स्थान पे T रख दीजिए, R के स्थान पे D रख दीजिए, ये वाली टेक्नोलॉजी लगा दीजिए। और नहीं तो फिर यहाँ पर बीच का जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं कि P और T के बीच में कितना फासला है और उसी के आधार पे यहाँ जो I के आगे वाले अक्षर हैं उसके हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से जो मेथड काम करे उसको हम लगाएंगे और आंसर तक पहुँचेंगे, देख सकते हैं आप। तो 46 वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी ये क्या हो जाएगा QRMJFSNSD। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा मेथड काम कर रहा है, या जगह बदलने वाला काम कर रहा है या स्थान के हिसाब से यहाँ पर उतने नंबर छोड़कर आगे बढ़ने वाला मेथड काम कर रहा है। तो P के स्थान पर आपको क्या रखना है, यहाँ देख लीजिए, P के स्थान पर T रखना है, ठीक है। वैसे ही R के स्थान पर आपको D रखना है। और देख लीजिए यहाँ पर जो E है उसके स्थान पर आपको रखना है Q, और S के स्थान पर आपको रखना है Q, और I के स्थान पर रखना है आपको J। तो I के स्थान पर J रखना है और यहाँ पर किसी भी विकल्प में I के स्थान पर, यानी इंस्पेक्टर में पहले I ही है तो J नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये काम नहीं कर रहा है। तो जो दूसरा वाला मेथड है कि P और T के बीच में संख्या या अल्फाबेटिकल जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, उसके हिसाब से हम इसे हल करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बीच के डिफरेंस वाला मेथड है उसको अप्लाई करेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मालूम हो जाएगा। आगे चलते, इसका जो राइट आंसर था वो कौन सा था, ए वाला था। 47 को देखिए, इसमें दिशा वाला फिर आ गया है। कहा गया है कि संकल्प सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी पूर्व दिशा की ओर ये चलना प्रारंभ करता है, क्योंकि सुबह के समय सूर्य कहाँ पर होगा, पूर्व दिशा में होगा। दिशा आप बना लीजिए, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, वैसे ही ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है।
तो ये पूर्व दिशा की ओर यानी सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद ये बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़कर फिर क्या करता है, कुछ देर बाद ये पुनः अपने बाएं मुड़ता है और कुछ देर बाद अपने दाएं मुड़ता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस दिशा में गया है। तो यहाँ अगर आप दिशा के हिसाब से इसे बाएं और दाएं मुड़ाकर दिखा लेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि ये दिशा जो है 47 का हो जाएगा सी, इसमें ये उत्तर हो जाएगी, यानी ये उत्तर दिशा की ओर अब इस दिशा में जा रहा है। मतलब ये शुरुआत कैसे करता है, पूर्व दिशा की ओर जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद ये बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़कर फिर कुछ देर तक चलता है और उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ता है, जहाँ था उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और कुछ देर बाद फिर दाहिने मुड़ता है। तो इस प्रकार से इसकी जो दिशा वर्तमान में है वो उत्तर दिशा है। इसके बाद 48 को देखिए, इसमें वही संख्या श्रृंखला वाला दिया हुआ है। तो 4 है, 9 है, उसके बाद फिर 35 है, फिर 54 है, फिर 179 है और 179 के बाद जो अगला नंबर है वो आपको ढूंढना है। तो इन संख्याओं में जोड़ने घटाने या गुणा भाग करने वाला फंडा होता है या किसी खास अंक से इसमें गुणा करते जाते हैं या किसी खास अंक से भाग देते हैं। इस प्रकार से ये श्रेणी नुमा संख्याएं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48 का, यहाँ आप देख सकते हैं ये 216 होगा। इसके आगे जो अगला नंबर होगा वो 216 होगा, ये वाला। आगे चलते हैं, 49 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि यदि 8 अप्रैल को बृहस्पतिवार था तो उसी माह की 30 तारीख को क्या दिन होगा। वैसे भी आप गिन कर भी निकाल सकते हैं और नहीं तो ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो सही दिन इसका होगा वो होगा शुक्रवार। यहाँ आप देख रहे हैं जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि किसी परिवार में एम एन का भाई है, यानी जो एम है वो किसका भाई है, एन का भाई है और ओ जो है वो एम का पिता है। यानी यहाँ पर दोनों जो है ये आपस में इनका संबंध है, ये भाई या बहन हो सकते हैं आपस में। और यहाँ ओ जो है वो एम का पिता है, तो इसका मतलब क्या है कि एन का भी पिता होगा। ओ जो है वो एम और एन दोनों का यहाँ पर फादर है। अब इसके बाद कहा गया है कि पी जो है वो क्यू का भाई है। पी और क्यू क्या है, आपस में इनका भाई वाला रिलेशन है और क्यू जो है वो एन की बेटी है। ये क्यू जो है ये एन की पुत्री है। तो पी के चाचा कौन है, यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही घुमावदार होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एम। इसका जो पहला वाला है वो हो जाएगा, मतलब यहाँ चाचा कौन होंगे, एम होंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर भाई हैं। तो 50 जो प्रश्न थे जीएस के उन्हें हमने हल किया है और यहाँ पर रीजनिंग का भी क्वेश्चन इंक्लूड था इसमें, हालांकि उसकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। अब इसके बाद हिंदी भाषा के जो प्रश्न है वो सामने आते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। देखिए हिंदी वाले में पहला जो है वो है विपरीतार्थक शब्द ढूंढने वाला, यानी विलोम से शुरू करना है। तो अनिवार्य का विलोम आपको ढूंढना है। इसमें से अनिवार्य का जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो कौन सा होगा, निवारणी होगा, ऐच्छिक होगा, ऐहिक होगा या अनावश्यक होगा। इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि आपको करना ही करना है और ऐच्छिक का मतलब ये होता है कि आपकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे कहते हैं ना सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो वैसी कंडीशन में आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, कोई निवारण का उपाय नहीं है। तो इसका बी वाला करेक्ट है। इसके बाद सेकंड वाला देखिए ऋजु। ऋजु मतलब क्या होता है, सीधा, तो इसका हो जाएगा वक्र। आपने ऋजु कोण का नाम सुना होगा, 180 अंश का। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म कौन सा शुद्ध नहीं है। मतलब जो युग्म दिए हैं उसमें से कोई एक अशुद्ध है और जो अशुद्ध है उसी को आपको ढूंढना है। आयात का निर्यात है, पाप का पुण्य है, बद्ध का मुक्त है, इसके बाद नूतन का सनातन है। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से नूतन का जो सनातन दे दिया है ये वाला आपका सही नहीं है। बाकी जितने हैं मतलब शुद्ध नहीं है, बाकी जितने हैं वो सही है। कथित का विलोम शब्द आपको ढूंढना है, कथ्य, अकथ्य, अकथित या कथनीय। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा अकथित, इसमें अ लगा दीजिएगा, ये अपने आप विलोम हो जाएगा। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अ लगाने से वो विलोम में यानी विपरीतार्थक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद नैसर्गिक है। तो नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होना चाहिए, छिछला होना चाहिए, गूढ़ होना चाहिए, कृत्रिम होना चाहिए या फिर सूक्ष्म होना चाहिए। इसमें से कौन सा होगा। तो जो फिफ्थ वाला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। यानी नैसर्गिक मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, और यहाँ पर जो कृत्रिम है वो बनावटी होता है, आर्टिफिशियल की बात की जा रही है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सुलभ का जो विपरीतार्थक शब्द है वो आपको बताना है। दुर्लभ होता है तो जग जाहिर बात है, सरल प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। इल्म का अनष्टि, चौकस का निश्चल, उत्कर्ष का निष्कर्ष, सानुनासिक का निरानुनासिक, निरनुनासिक, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा एक सही है, यानी बाकी 3 गलत है, देखकर बताइए। तो 7वें का जो डी वाला है यहाँ पर सानुनासिक वाला वो करेक्ट।
बाकी जितने हैं वो ये सब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। उद्धत का विपरीतार्थक आपको ढूंढना है। उद्धत जो शब्द है इसका आपको विपरीत ढूंढना है। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए तो इसका हो जाएगा विनीत। विनीत यानी क्या? विनम्र। और उद्धत मतलब उजड जिसको कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कर्कश। कर्कश का आपको विलोम ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या होगा? कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो 9वें का हो जाएगा सी यानी मधुर। कर्कश का मधुर। 10th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय और अधरीय दो प्रकार के वस्त्र होते हैं। उत्तरीय जो है वो गमछे नुमा मतलब शरीर के ऊपर के हिस्से पर लगाया या ओढ़ा जाता है, और अधरीय जो होता है वो लुंगी नुमा या धोती नुमा होता है, यानी कमर में लपेटा जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तरीय है वो उसके ऊपर बहुत जच रहा था। अब ये बताना है कि ये क्या चीज़ है। मुकुट है, अधोवस्त्र है, टोपी है या शॉल है। तो यहाँ पर ये जितने शब्द दिए हैं इसमें से शॉल वाला ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अधोवस्त्र का मतलब होता है नीचे पहनने वाला, कमर से नीचे पहनने वाला वस्त्र। तो यहाँ जो विकल्प है उसमें से कौन सा होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा शॉल। ये क्वेश्चन नंबर 10th है और 10th का हो जाएगा। इसका अर्थ तो हो जाएगा शॉल, लेकिन अगर आप इसको विलोम की दृष्टि से देखिएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न अधूरा है। ये कहना चाहिए था कि इसका विलोम बताइए। तो विलोम जब इसका देखिएगा तो इसका अधोवस्त्र हो जाएगा, क्योंकि अधरीय होना चाहिए। वास्तव में ये ऊपर पहनने वाला कपड़ा होता है, ओढ़ने वाला, पीताम्बर जैसा। तो नीचे जो पहनने वाला होता है उसको अधरीय कहते हैं। तो ये विलोम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बी वाला करेक्ट है। वैसे अगर अर्थ के तौर पर देखेंगे तो ये शॉल नुमा बल्कि गमछे नुमा एक कपड़ा होता है। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी होता है, कुमुदनी होता है, कुमुदनी होता है या कुमुदनी होता है? तो नीचे वाले दोनों तो सरासर गलत हैं। अब बचा है ए और बी। तो ए और बी में से बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। तो ये कुमुदनी होता है। यहाँ पर द पर छोटी ई की मात्रा होती है। ये रात के समय खिलती है और सुबह सूर्य के प्रकाश के साथ ही बंद हो जाती है। कमल का उल्टा इसका काम होता है, इसको नलिनी भी कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। एक की वर्तनी शुद्ध है, मतलब इसमें से 4 जो है इसमें से किसी एक की ही वर्तनी ठीक है, बाकी जितने हैं उनकी वर्तनी गायब है, मतलब सही नहीं है। तो उन्नयन है, अलग अलग ढंग से लिखा गया है। उन्नयन है, उन्नयन है या उन्नयन है, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए, और इसका जो करेक्ट है वो बी वाला हो जाएगा। उन्नयन होता है, और उन्नयन का जो सही तरीका लिखने का है वो ये वाला है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन, इसमें से कौन सा सही है? 13वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, ए वाला सही है, धोबिन। धोबी का ये स्त्रीलिंग है, धोबिन। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। वांग्मय दिया हुआ है, और वांग्मय को अलग अलग ढंग से लिखा गया है। तो इसमें से कौन सा तरीका जो है वो सही है, जो कि शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आता है, देखकर बताइए। तो वांग्मय को लिखने का जो सही तरीका है वो ये वाला है, इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी जितने तरीके हैं वो गलत है। 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें एक ही शब्द की वर्तनी को जैसे पीछे लिखा था वैसे ही 4 बार लिखा गया है, लेकिन उसमें से सही एक ही है। तो ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपर लिखित, अलग अलग ढंग से लिखा गया है। तो इसमें से कौन सा एकदम से परफेक्ट होगा बताइए। इसका बी वाला हो जाएगा, ऊपरी लिखित यानी उपरोक्त जिसको कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। पति और पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, इसमें ऐसा दिया हुआ है। अब इसको शुद्ध करके आपको बताना है। तो ये दंपति होता है। यहाँ पर जो सही इसका उच्चारण है और लिखने का तरीका कुल मिलाकर वो क्या होना चाहिए बताइए। इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर दंपति होता है, इस प्रकार से लिखते हैं। इसे आप देख रहे हैं, मतलब द के ऊपर जो यहाँ बिंदी है वो लग जाती है, ये म पूरा नहीं लिखते हैं। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है या फिर पूजनीय होता है, इसमें से कौन सा होता है बताइए। देखिए इसमें से पूजनीय होता है, इसका जो करेक्ट है वो पूजनीय होगा। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें सी वाला करेक्ट होगा। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, स्वाति लिखा हुआ है, उसको आपको बदलना है किसमें, स्वाति में बदलना है। तो इसका सी वाला सही होगा। स्वाति एक नक्षत्र होती है, और उस समय जो ओस की बूंदें या वर्षा की बूंदें आसमान से गिरती हैं, चातक नाम का पक्षी उसी का आहार लेता है, यानी तभी वो पानी पीता है, अन्यथा वो जल को ग्रहण नहीं करता, ऐसा माना जाता है। ये सब किंवदंतियां हैं। तो यही कहा गया है कि चातक जो है वो स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पर स्वाति होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि भारत में मानव जागरण का प्रादुर्भाव
राजा राममोहन राय से ही होता है। अब ये जो प्रादुर्भाव लिखा हुआ है इसको शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा, नीचे 4 विकल्प है उसमें से आपको चुनना है, देखकर बताइए। तो ये जो है इसका करेक्ट वाला पहले ऊपर ही लिखा हुआ है, प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है और कोई तरीका इसमें सही नहीं है। इसके बाद 20वें नंबर का जो है उसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री का पुनरुत्थान ऐसे लिखा है और प पे भी बड़े ऊ की मात्रा है, यानी पुनरुत्थान लिखा हुआ है। इस प्रकार से उच्चारण करेंगे तो शिक्षा और पोषण और विकास से ही संभव है, मतलब ये तरीका दिया है। कुल मिलाकर जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो पुनरुत्थान है, फिर से उत्थान। तो इसको लिखेंगे कैसे बताइए 20वें नंबर का, तो ये बी वाला सही होगा। यानी यहाँ पर जो तरीका इसका है इसको देखिए, यहाँ र पर बड़े ऊ की मात्रा है। देखिए र पर 2 तरह की मात्रा लगती है, एक तो रूपा वाला मतलब रू होता है और दूसरा जो है रुपया वाला रू होता है। तो ये अंदर की ओर मुड़ा जब रहेगा तो छोटा ऊ होता है, बाहर की तरफ निकला रहेगा तो बड़ा ऊ होता है, और यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये पुनरुत्थान है। उच्चारण ऐसा ही होता है लेकिन हम लोग जल्दी में पुनरुत्थान बोल देते हैं। फिलहाल इसके बाद 21वें नंबर का जो है उसको देखिएगा, इसमें कहा गया है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए जो समझौता किया जाता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला है। तो इसमें से वो क्या कहलाता है, बोहनी कहलाता है, बेलदारी कहलाता है, ठेकेदारी कहलाता है या संविदा कहलाता है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 21 का जो सबसे करेक्ट है वो आप भी जानते हैं, संविदा होता है। संविदा में यही सब शर्तें होती हैं, मतलब एक एग्रीमेंट साइन होता है और उसी के आधार पे आप काम करना शुरू करते हैं। 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, संतुष्ट या कृतार्थ। इसमें से कौन सा एकदम परफेक्ट होगा, तो इसका हो जाएगा कृतार्थ। यहाँ पर जो कृतार्थ शब्द है वो ऐसे ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा गया कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़ या विमूढ़। इसके बाद विविधाग्रस्त। तो यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ आप साफ साफ जानते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आजानुबाहु, भगवान राम के लिए आजानुबाहु शब्द का इस्तेमाल होता था और कहा जाता था कि महात्मा गांधी भी आजानुबाहु थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, लंबे लंबे हाथों वाला। और लंबे हाथ कितने, तो घुटने तक लंबे। कभी आपने अपने हाथों को फैला कर देखा है, आपके घुटने तक जाते हैं या पहले ही अटक जाते हैं? प्रायः पहले ही अटक जाते हैं। आजानुबाहु बहुत कम लोग होते हैं और जो होते हैं कहा जाता है कि बड़े पुरुषार्थी होते हैं। तो महात्मा गांधी और भगवान राम का उदाहरण दिया जाता है फिलहाल। तो यहाँ पर इसका सी वाला करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। कृतज्ञ, ये जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या है, जो एहसान न मानता हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो किए हुए उपकार को न मानता हो। इसके बाद 26 को आप देख लीजिए, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा। ये प्रतिभाशाली कहलाएगा, कुशाग्र बुद्धि कहलाएगा, प्रत्युपन्नमति कहलाएगा या बुद्धिमान कहलाएगा। इसमें से कौन सा उसके लिए संबोधन एकदम परफेक्ट होगा, देखकर बताइए। तो ये प्रत्युत्पन्नमति कहलाएगा। इसमें जो सी वाला है वो सही है। प्रतिघात, ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, चोट के बदले चोट। यानी घात शब्द जो होता है उसका मतलब है चोट करना, और उसका जवाब दिया जाता है तो वो प्रतिघात होता है। बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें बार बार चिल्लाते हैं जब आक्रमण होता है, प्रतिघात प्रतिघात, यानी बदले में हमला करो। आगे चलते हैं। पार्थिव शब्द का अर्थ आपको बताना है। पार्थिव ये किससे बना हुआ है, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें से किससे संबंध होगा। मनुष्य से होगा, प्रथा से होगा, ईश्वर से होगा या पृथ्वी से होगा, बताइए। तो पार्थिव का जो इसमें सही अर्थ हो जाएगा वो पृथ्वी से होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस में पार्थिव विकिरण, या पृथा और पार्थ का जो उच्चारण है वो महाभारत में भी मिलता है। अर्जुन को पार्थ और कुंती को पृथा कहा जाता था। तो ये पृथ्वी से संबंधित है। इसके बाद आगे चलते हैं। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, ये जो पूरा वाक्य है इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो प्रोन्नति होती है, पदान्नति होती है, पदावधि होती है या पदावनति होती है। इसमें से कौन सी चीज होती है 29। तो यहाँ पर नीचे उतारा जा रहा है, चढ़ाया नहीं जा रहा है, तो उन्नति कहाँ से होगी, यहाँ पर क्या होगा, अवनति होगी, यानी डी वाला करेक्ट है। इसके बाद 30, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, मतलब जीत तो लिए हैं लेकिन कैसे, कठोरता, माफ कीजिएगा, कठिनाई से। तो यहाँ पर विजित होता है, या अज्ञेय उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, अजेय कहते हैं उसे, या दुर्जेय कहते हैं। तो देखिए अगर अजेय कह देंगे तब तो वो जीता ही नहीं जा सकेगा, लेकिन उसे कठिनाई से अगर जीता जा सके तो वो दुर्जेय होता है। आपने देखा है कि महाराज धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे उसमें अधिकतर का नाम दु से शुरू होता था, जैसे दुर्योधन, दुशासन, इस प्रकार से और भी उसके भाई थे। तो यहाँ पर जो दुर्योधन था या दुशासन था,
इनके नामों का अर्थ कतई खराब नहीं था, जैसे दुर्योधन था तो जिसे सरलता से जीता ना जा सके, जिसके ऊपर सरलता से विजय न प्राप्त की जा सके। और दुशासन का मतलब होता है ऐसा वीर जिसके ऊपर अनुशासन लगाना टेढ़ा काम हो, मुश्किल काम हो। तो इस प्रकार के इनके नाम थे। तो वैसे ही ये दु शब्द जो लग जाता है इससे कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, तो इसलिए दुर्जेय। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 बारात, इसका तत्सम रूप, ये तद्भव है, कहते हैं बारात में जा रहे हैं। वर यात्रा होता है, जो वर होता है वो अपनी पूरी लाव लश्कर लेकर जो कन्या होती है यानी वधू होती है उसके घर की ओर जाता है, ये परंपरा है। इसके बाद सिंगार, सिंगार पटार लोग कहते हैं। तो सिंगार का जो तत्सम है वो क्या है, इसमें से किस तरीके से हम श्रृंगार को लिखेंगे, कौन सा तरीका सही है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का, वो हो जाएगा सी वाला। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये जो तरीका है ये सही है। इसके बाद 33 को देखिए, नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से यहाँ तत्सम और जो शब्द है वही गलत लिखा है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है। तो इन युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। वचन है बैन, मतलब वचन का बैन, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा। इसमें से कौन सा जो युग्म है वो त्रुटि युक्त है यानी गलती से भरा हुआ है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है, देख कर बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, कपाट का कपड़ा नहीं होता है। कपाट मतलब क्या, यहाँ दरवाजे की बात की जा रही है और यहाँ कपड़े से उसका कोई मतलब नहीं है, करपट होता है, तो यहाँ जो युग्म है वो गलत है। इसके बाद 34 को देखिए, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना है। घट से घड़ा, राग से रक्षा, धन्य से धनिया, वटी से बड़ी, इसमें से कौन सा सही होगा, जो सही हो उसकी तलाश करनी है 34। तो ये हो जाएगा ए, घट से घड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं 35 को देखिए, एक तद्भव शब्द इसमें मौजूद है, उसी को आपको खोजना है। तो पूंजी है, नयन है, मूर्ख है और शकुन है, इसमें से कौन सा होगा, नयन होगा बी वाला। नेत्र होता है, नयन नहीं होता, नयन जो है वो तद्भव है। जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, जम्बू होता है, ये वाला जम्बू द्वीपे, तो यहाँ पर जम्बू होगा। इसके बाद 37 को देखिए, इसमें से कौन सा तद्भव है, पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता, इसमें से तद्भव शब्द आपको खोजना है। 37 को आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पत्ता हो जाएगा, पत्र होता है न कि पत्ता। इसके बाद पक्ष, ये जो पक्ष है इसका तद्भव रूप क्या होता है, पंछी होता है, पखेरु होता है या पंख होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, ये भी एक विकल्प है। तो 38 का सी हो जाएगा, पंख को ही पक्ष कहा जाता है और उसी से बना है पक्षी, इसीलिए हम लोग कहते हैं पक्षी उड़ते हैं। इसके बाद तद्भव शब्द यहाँ आपको जो 4 है उसमें से चुनना है। शकट है, घात है, इसके अलावा कांच है और गोपाल है, इसमें से कौन सा तद्भव है बताइए। 39, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा यानी कांच। इसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है संधि। तो संधि किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है, ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये वाला जो है ये तत्सम है, संधि मतलब जोड़ होता है और यहाँ पर ये एक तत्सम शब्द के तौर पे देखा जाता है। आग का पर्यायवाची, अब यहाँ से तत्सम तद्भव खत्म होता है और पर्यायवाची आरंभ होता है। तो आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, रोहिताश्व, पावक, व्योम या कृषाणु, देखकर बताइए। तो 41 का हो जाएगा सी, व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची होता है, मतलब अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है, ये आग का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके बाद 42 को देखिए, यहाँ देखिए रोहिताश्व जो है ये भी आग का ही पर्यायवाची है। महाराज हरिश्चंद्र जो थे और रानी थी उनकी, यहाँ पे शैव्या नाम था उनका, तो उनके जो पुत्र थे उनका नाम रोहिताश्व था और रोहिताश्व का यही अर्थ होता है आग। इसके बाद 42 को देखिए, यहाँ पत्थर का पर्यायवाची बताना है आपको। प्रस्तर है, उपल है, पशम है और पाहन है, इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको खोजना है। मतलब 3 जो है वो पत्थर के हैं, एक नहीं है 42, तो इसका हो जाएगा पशम। पशम जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने हैं वो पत्थर से ही संबंधित है। इसके बाद 43 को देखिए, निशीथ, निशीथ का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है, रात्रि, रजनी, निशा और तम। तो तम मतलब होता है अंधेरा, न कि रात, रात नहीं भी हो तब भी तम आ सकता है। तो यहाँ पर जो सी वाला है वो करेक्ट होगा, यहाँ आप देख रहे हैं इसका सी वाला जो आंसर है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 44 को देखिए। 44 में कहा गया है कि मछली का इसमें से एक पर्यायवाची नहीं है, मत्स्य, मीन, शफरी और जलोदरी, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो डी वाला होगा जलोदरी, बाकी जितना है वो किसका पर्यायवाची है, मछली का ही है। आंख का पर्यायवाची आपको खोजना है, चश्म, अभ्र, विभु और वय, इसमें से कौन सा होगा। 45वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए, इसका हो जाएगा चश्म। इसके बाद आगे चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अवतंस, जात रूप, तामरस। 46। तो 46 का हो जाएगा जात रूप। आपने पर्यायवाची रटे होंगे तो इसका आपको मालूम होगा, जात रूप होता है। इसके अलावा हिरण्य, हेम, बहुत तरह के पर्यायवाची होते हैं। 47 को देखिए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम और ललना, इसमें से कौन सा एक स्त्री का यानी महिला का पर्यायवाची नहीं है? तो 47 को देखिए, इसका हो जाएगा ललाम। ललाम जो है ये महिला का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट 48 को देखिए, मदिरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी और मध्य। तो अमी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। 48 का जो सी वाला है वो सही होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, इसका सी परफेक्ट होगा। इसके बाद वागेश्वरी। वागेश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। धनदा, शारदा, सुखदा और प्रेमदा, इसमें से कौन सा होगा? तो ये बी हो जाएगा, शारदा, क्योंकि माता सरस्वती को वागेश्वरी कहा जाता है और उन्हीं को हम लोग कहते हैं शारदा। इसके बाद देखिए 50वां और अंतिम जो प्रश्न है उसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर निर्जर दिया है, त्रिदश दिया है, किंकर दिया है और गीर्वाण दिया है और कहा है कि देवता का एक इसमें से पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा इसमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है वो आपको तलाशना है। किंकर हो जाएगा। किंकर जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने हैं वो सब देव वर्ण के पर्यायवाची कहे जाते हैं। यहाँ तक हमने इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट किया है और इस प्रकार की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।